एसएमसी मार्केट स्ट्रक्चर के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट है पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट की आइडेंटिफिकेशन। और पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट की आइडेंटिफिकेशन क्यों की जाती है? ताकि हमें ये पता चल सके कि मार्केट कौन से एरिया से रिएक्शन देगी। पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट में लास्ट डिस्कशन के अंदर हमने ऑर्डर फ्लोज को आइडेंटिफाई करना सीखा था। आज की इस वीडियो के अंदर हम ऑर्डर ब्लॉक्स के आइडेंटिफिकेशन के बारे में सीखेंगे। और ऑर्डर ब्लॉक्स के हवाले से जो मेरी डिस्कशन प्राइवेट मेंटरशिप बैच नंबर 2 के साथ हुई, वो इस वीडियो के अंदर मौजूद है। इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और ऑर्डर ब्लॉक के हवाले से आपके जो भी क्वेश्चंस हैं और जो भी इनडेग्विटीज हैं, उम्मीद है कि वो आपकी तमाम हल हो जाएंगी। डिटेल्स में जाने से पहले आपको याद कराता चलूं कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा। आज का जो टॉपिक है ना बहुत इम्पोर्टेंट है। अ, आज हम डीलिंग रेंज और हमने स्ट्रक्चर मार्किंग जो समझ ली भी ऑलरेडी, उसके अंदर अब आज हम डिस्कस करेंगे पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट। ऑर्डर ब्लॉक से हम स्टार्ट करेंगे। तो स्ट्रक्चर आपको ऑलरेडी पता है कि कैसे मार्क करते हैं, पुल बैक क्या होता है, इंड्यूसमेंट क्या होती है, और हाई एंड लो किस तरीके से फॉर्म होता है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर एंड चेंज ऑफ कैरेक्टर लेवल क्या होता है, वो ऑलरेडी आपको अच्छे से आइडिया हो गया। आप सब लोगों ने असाइनमेंट्स भी कर ली हुई हैं। तो अभी हमारे पास जो डेली टाइम फ्रेम के ऊपर लेक्चर है ना, उसको हम देख लेते हैं। बस ये इंड्यूसमेंट लेवल था, और इंड्यूसमेंट के बाद मार्केट ने इंड्यूसमेंट लेवल से नीचे ट्रेड किया। ये हाई एंड लो हमारे पास बन गया। अभी फिलहाल हमारे पास यहाँ पर कोई भी नया पुल बैक नहीं बना। अभी तक ये सिंगल लेग मूव जा रही है। तो जो हमारे पास इस हाई से ऊपर जो मार्केट ने ट्रेड किया है, जिसको हमने मतलब हम कह देते हैं कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है डेली टाइम फ्रेम पे, लेकिन ये भी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर जो है ये वैलिड नहीं करार पाएगा जब तक कि हमारे पास एक पुल बैक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बाद नहीं बन जाता। इससे पिछला जो लेवल था डेली टाइम फ्रेम का, हमारे पास यहाँ पे इंड्यूसमेंट हो गई थी, और इंड्यूसमेंट के बाद ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया था। हमारे पास ये हाई एंड लो क्रिएट हो गया था। कौन सा था? ये वाला और ये वाला। ठीक है, अब इस ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर को अगर आप देख लें तो इसके बाद हमारे पास पुल बैक है। तो ये वाला ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हमारे पास वैलिड है, और ये वाला चेंज ऑफ कैरेक्टर लेवल भी हमारे पास वैलिड है। ठीक है। अच्छा, अब आप ये देखिए कि लास्ट हमने जो डिस्कशन की थी उसके अंदर हमने ऑर्डर फ्लो को डिस्कस किया था कि लास्ट बेरिश लेग बिफोर द बुलिश मूव, इसको कहा जाता है ऑर्डर फ्लो। ठीक है। अब ऑर्डर ब्लॉक जो हमने आज डिस्कस करना है, इसको आप समझ लीजिए ऐसे कि ऑर्डर ब्लॉक बेसिकली ऑर्डर फ्लो का सबसेट होता है। मतलब कि अ, जो हमने बेरिश मूव देखी थी एज एन ऑर्डर फ्लो, जिसको हमने अपने पास मार्क किया था, इसको समझ लिया था कि ये हमारा ऑर्डर फ्लो है। ऑर्डर ब्लॉक इसी का पार्ट होता है। ठीक है, इसको फर्दर रिफाइन करके ऑर्डर ब्लॉक जो है वो मार्क कर लिया जाता है। और मार्केट का जो तरीकेकार है वो ये है कि मार्केट अपने ऑर्डर फ्लोज को मिटिगेट करती है या उनको टैप करती है, वापस आती है, या फिर वो अपने ऑर्डर ब्लॉक्स तक फर्दर डीप रिट्रेसमेंट भी करती है। दोनों पॉसिबिलिटीज होती हैं हमारे पास। जैसे जैसे कि हम आगे फर्दर केस स्टडीज को डिस्कस करते जाएंगे, आपको ऑर्डर फ्लो एंड ऑर्डर ब्लॉक का जो कॉन्सेप्ट है वो
बिल्कुल क्लियर हो जाएगा और आपको पता होगा कि अब इस वक्त मार्केट कौन से लेवल तक रिट्रेस करना चाह रही है और क्यों करना चाह रही है। आपको बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होगी ये चीज़ें। लेकिन अभी फिलहाल जो कॉन्सेप्ट है उसको ग्रास्प कर लें और समझने की कोशिश करें। तो अब हम यहाँ पे देखते हैं कि हमारे पास जो डीलिंग रेंज क्रिएट हुई थी, हमारे पास यहाँ पे पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट हमारे पास कौन से अवेलेबल थे। ऑर्डर फ्लो तो हमने देख लिया कि ये हमारे पास ये ऑर्डर फ्लो था इस डीलिंग रेंज के अंदर। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करने से पहले जब मार्केट ने इंड्यूसमेंट लेवल से नीचे ट्रेड किया, तो आपको याद होगा कि हमने डिस्कस किया था कि एक डीलिंग रेंज में हमारे पास जो पोटेंशियल एरिया होता है जहां से मार्केट बुलिश हो सकती है, वो होता है कि मार्केट इंड्यूसमेंट के फौरन नीचे से भी बुलिश हो सकती है, या उसके बाद कोई भी हमारे पास पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट हो। वो पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट क्या होते हैं उनको भी हम डिस्कस कर लेते हैं, लेकिन जो पोटेंशियल एरियाज हैं वो यही होते हैं कि इंड्यूसमेंट के नीचे से भी मार्केट बुलिश हो सकती है और जो पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है वहां से भी हो सकती है। अब जो पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट होते हैं वो भी बेसिकली इंड्यूसमेंट लेवल से नीचे ही होते हैं, लेकिन उनको कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है, कैसे मार्क किया जाता है, उनसे क्या एक्सपेक्ट किया जाता है, उनको भी हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे अभी सबसे पहले एक तो चीज आप समझ लें कि हमारे पास जो ऑर्डर फ्लो है ये भी एक पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट ही कहलाता है हम। ठीक है, अब यहाँ पे देख लेते हैं। अच्छा, एक चीज मैंने आपको रिक्वेस्ट की थी कि ये वाला ऑर्डर फ्लो हमारे पास टैप नहीं हुआ हुआ था। आपको मैंने रिक्वेस्ट किया था कि किसी और ब्रोकर में इसको देख लीजिए कि क्या ये टैप होके गया था या सारे ब्रोकर्स के ऊपर इसी तरह अनटैप्ड ही है। सर मैंने दो में चेक किया था, forex.com और वांडा में, दोनों में अनटैप था। दोनों में अनटैप्ड है, इसका मतलब फिर मेजोरिटी में ही अनटैप्ड ही है। जी, वो वही दो पे का ऑलमोस्ट डिफरेंस था। ठीक है, इजाजत दें तो मैं भी एक दफा देख लेता हूँ। टैप नहीं हुआ 56.29, 56.56। तो 56 जो है वो हायर वैल्यू है, 0.29 लोअर वैल्यू है, तो ये आईसी मार्केट पे भी टैप नहीं हुआ प्राइस। ऑर्डर फ्लो टैप नहीं हुआ। सही है। अच्छा, अब ऐसा है कि ऑर्डर ब्लॉक बेसिकली हमने देख लिया कि ऑर्डर फ्लो का एक सबसेट होता है, और ऑर्डर ब्लॉक को मार्क करने के लिए सबसे पहले जो कोर डेफिनेशन है उसको आप समझ लें, फिर हम आगे डीलिंग रेंजेस के अंदर ढूंढना शुरू कर देंगे कि कितने ऑर्डर ब्लॉक्स हैं। आपको उससे रेलेवेंट मैं असाइनमेंट्स भी दे दूंगा, लेकिन अभी फिलहाल आप देख लीजिए कि सबसे पहली रिक्वायरमेंट क्या है कि हमें जो चीज़ आइडेंटिफाई करनी है वो है पर्जिंग ऑफ लिक्विडिटी। कि मार्केट ने कि क्या किसी लिक्विडिटी को टारगेट किया है। अब लिक्विडिटी क्या होती है? लिक्विडिटी होती है कि एक इंपॉर्टेंट लेवल ऑफ लोज या इंपॉर्टेंट लेवल ऑफ हाई, जहां से हम एक्सपेक्ट करते हैं कि मेजॉरिटी बायर्स ने अपनी ट्रेड्स को इनिशिएट किया होगा, मार्केट में अपने बाय ऑर्डर्स प्लेस किए हुए होंगे और उनके स्टॉप लॉसेस उस हाई से नीचे रिजाइड कर रहे होंगे। इनको आइडेंटिफाई किए कैसे किया जाता है इंपॉर्टेंट एरियाज ऑफ लिक्विडिटी को, ये भी हम स्टेप बाय स्टेप आगे देखते जाएंगे। अभी फिलहाल जो हमारे सामने यहाँ पे जो एक लिक्विडिटी एरिया जो हमें नजर आ रहा है वो है ये लिक्विडिटी। ठीक है, जहां से मार्केट ने
एक बुलिश मोमेंटम क्रिएट किया था। ये एक बुलिश मोमेंटम हमारे पास क्रिएट किया था एक करेक्टिव मूव के बाद। मार्केट ने ये करेक्टिव मूव की थी और करेक्टिव मूव के बाद ये बुलिशनेस हमें नजर आई थी। अब जितने भी लोगों ने यहां से इस एरिया से मार्केट को बाय करने की कोशिश की थी, इन सब लोगों की लिक्विडिटी अवेलेबल थी। यहाँ पे लिक्विडिटी हर जगह पे हर वक्त अवेलेबल होती है, मतलब ये सब लिक्विडिटी पड़ी हुई है, लेकिन हमारे पास ये एरिया ऑफ लिक्विडिटी मार्केट ने यहाँ से पर्ज की। पर्ज करने के बाद मार्केट ने अपना ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर दिया, और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करने के बाद अब हम यहाँ पे देखना चाह रहे हैं कि जो नई डीलिंग रेंज जो हमारे पास क्रिएट हुई है, यहाँ पे कौन से ऐसे एरियाज हैं जहाँ पे लिक्विडिटी मार्केट ने टारगेट की हुई थी, मार्केट ने पर्ज की हुई थी और लोगों के स्टॉप लॉसेस हंट किए हुए थे। तो सबसे पहले हमें इस डीलिंग रेंज के बिल्कुल बॉटम एंड के ऊपर ये वाला एरिया नजर आ गया कि भाई यहाँ पे लिक्विडिटी टारगेट ऑलरेडी हुई भी है। ये एक इंपॉर्टेंट एरिया ऑफ लिक्विडिटी था, यहाँ पे टारगेट हुआ था। अच्छा, अब इस लिक्विडिटी के बाद क्या मार्केट ने, क्या चार्ट के ऊपर हमें कोई फेयर वैल्यू गैप नजर आ रहा है? लिक्विडिटी हंट होने के बाद क्या हमें कोई फेयर वैल्यू गैप नजर आ रहा है? दिस इज द सेकंड रिक्वायरमेंट जो हम ऑर्डर ब्लॉक के अंदर देखते हैं। तो हमने देखा कि लिक्विडिटी टारगेट होने के बाद तो फर्स्ट कैंडल, सेकंड कैंडल, थर्ड कैंडल के अंदर हमें कोई भी फेयर वैल्यू गैप नजर नहीं आ रहा। अब फेयर वैल्यू गैप की क्या डेफिनेशन है, वो हमने लास्ट अपने सेशन के अंदर सर से डिस्कस की थी कि मार्केट जब फर्स्ट कैंडल के बाद सेकंड कैंडल क्रिएट करती है, सेकंड कैंडल के बाद थर्ड कैंडल क्रिएट करती है, तो अगर फर्स्ट कैंडल और थर्ड कैंडल यानी कि फर्स्ट कैंडल की क्लोजिंग एंड थर्ड कैंडल का ओपनिंग अगर आपस में इंटरसेक्ट ना कर रहे हो, इंटरसेक्शन से क्या मुराद है कि ओवरलैप ना कर रहे हो। अब जैसे कि इस कैंडल की जो क्लोजिंग प्राइस है वो 2885.33 अराउंड नजर आ रही है, और थर्ड कैंडल की ओपनिंग 2909.21 नजर आ रही है। तो ये प्राइसेस आपस में ओवरलैप नहीं कर रही। तो जब ये वाली प्राइसेस आपस में ओवरलैप नहीं कर रही तो इनके बीच में जो गैप पाया जाता है ना, इसको फेयर वैल्यू गैप कहा जाता है। ठीक है, ये हमने एक सरसी सी डेफिनेशन डिस्कस की थी। इस फेयर वैल्यू गैप के कॉन्सेप्ट के अंदर मैंने आपको वॉल्यूम इम्बैलेंस का भी जिक्र किया था कि अगर इन तीनों कैंडल्स के इस गैप के अलावा अगर वॉल्यूम इम्बैलेंस पाया जाए दो कैंडल्स के बीच में, तो फेयर वैल्यू गैप के अंदर उस वॉल्यूम इम्बैलेंस को भी इंक्लूड कर लेते हैं। उसको डिटेल में हम डिस्कस करेंगे जब हम देखेंगे कि फेयर वैल्यू गैप कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल किए जाते हैं, फेयर वैल्यू गैप को एज अ पीओआई हमने कब ट्रीट करना है, वहां पे डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी ऑर्डर ब्लॉक की डेफिनेशन के लिए मैंने आपको जो सबसे पहला रूल जो बताया वो ये था कि हमने आइडेंटिफाई करना है डीलिंग रेंज में कि लिक्विडिटी को मार्केट ने कहां पे टारगेट किया है, और हमें नजर आ गया कि मार्केट ने लिक्विडिटी यहां पे टारगेट की है। यहां पे जितने भी स्टॉप लॉसेस थे वो मार्केट ने यहां पे हंट किए हैं। अब इस लिक्विडिटी हंटिंग के बाद हम देखना चाह रहे हैं कि क्या मार्केट ने हमें फेयर वैल्यू गैप दिया है। दिस इज रूल नंबर 2। 1 लिक्विडिटी, सेकंड फेयर वैल्यू गैप। हमें सेकंड चाहिए फेयर वैल्यू गैप। तो हमें क्या फेयर वैल्यू गैप यहाँ पे नजर आ रहा है इस लिक्विडिटी टारगेट करने के बाद। अब देखिए फर्स्ट कैंडल, सेकंड कैंडल एंड थर्ड कैंडल, फर्स्ट कैंडल की का हाई वैल्यू थर्ड कैंडल की लो वैल्यू के साथ ओवरलैप कर रहे हैं। देखिए ओवरलैप हो रहा है, तो यहां पे हमारे पास कोई भी फेयर वैल्यू गैप नहीं है। ठीक है, जब यहां पे हमारे पास कोई भी फेयर वैल्यू गैप नहीं है तो हम देखना चाहेंगे कि क्या इसके अलावा हमारे पास लिक्विडिटी टारगेट कहीं और हुआ है, तो वो देख लेते हैं। आप ये देखिए इस कैंडल के ऊपर आप नजर डालें तो आपको नजर आएगा कि ये जो कैंडल है हमारे पास 11 मार्च 2025 की,
इस कैंडल ने 10th मार्च की कैंडल की लिक्विडिटी को टारगेट किया है। कैसे? इसके लो के नीचे अगर आप एक लाइन ड्रॉ कर लें तो आपको नजर आएगा कि मार्केट इस लो के नीचे ट्रेड कर चुकी है। ट्रेड करने के बाद मार्केट ने यहां से रिजेक्शन ले ली है। ठीक है, जब मार्केट ने ट्रेड करने के बाद यहां से रिजेक्शन ले ली तो क्या इसके बाद हमें फेयर वैल्यू गैप मिला? जी देखिए, आपको चार्ट पे नजर आ गया कि हमारे पास ये लिक्विडिटी टारगेट होने के बाद फेयर वैल्यू गैप हमारे पास मौजूद है। और इस फेयर वैल्यू गैप के अंदर हमारे पास वॉल्यूम इम्बैलेंस भी अवेलेबल है। आप यहाँ पे देखेंगे ये गैप नजर आ रहा है हमें सेकेंड एंड थर्ड कैंडल के बीच में, और फर्स्ट और सेकंड के बीच में भी हम देख लेते हैं। फर्स्ट और सेकंड कैंडल के बीच में थोड़ा सा और क्लोजली देखते हैं, इसके अंदर भी हमें वॉल्यूम इम्बैलेंस नजर आ रहा है। देखें, फर्स्ट और सेकंड के बीच में भी ये वॉल्यूम इम्बैलेंस है। तो फेयर वैल्यू गैप हमारे पास मौजूद है, तो हमारे पास यहाँ पे दोनों रूल्स पूरे हो जाते हैं। यहाँ पे लिक्विडिटी भी टारगेट हुई है, और ये लिक्विडिटी टारगेट होने के बाद मार्केट ने हमें फेयर वैल्यू गैप भी दिया है। तो इस नतीजे में बनने वाला जो ऑर्डर ब्लॉक है वो होगा हमारे पास ये वाली कैंडल। ठीक है, जिस कैंडल ने लिक्विडिटी को टारगेट किया था और उसके बाद हमारे पास फेयर वैल्यू गैप भी नजर आ रहा है, इसको हम मार्क कर लेंगे एज एन ऑर्डर ब्लॉक। ठीक है, हाई प्रोबेबिलिटी ऑर्डर ब्लॉक्स कौन से होते हैं वो हम लेटर अपनी डिस्कशन के अंदर या लेक्चर्स के अंदर या सेशंस के अंदर हम उनको वक्तन फवक्तन डिस्कस करते रहेंगे। लेकिन अभी फिलहाल जो फर्स्ट एग्जांपल जो मैंने आपको दी है उसके दो रूल्स बताएं आपको। फर्स्ट इज टारगेटिंग ऑफ लिक्विडिटी एंड सेकंड हमें चाहिए फेयर वैल्यू गैप। ठीक है, अच्छा अब एक सर डीलिंग रेंज। जी भैया। सर मेरा क्वेश्चन है कि जो रूम है सबसे पहले तो ये ना कि वो हाइड करें सेगमेंट का कुछ भी लगा तो सेम टाइम में कौन लास्ट में है डिफरेंट हाँ भाई, आपका क्वेश्चन मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आया। आप ना टाइप कर लें तो ज्यादा बेहतर है। आप चैट में टाइप कर लें तो मुझे ज्यादा समझ में आ जाएगा। अच्छा, जितनी देर में फरहान भाई टाइप करते हैं हम यहाँ पे कॉन्सेप्ट को आगे फर्दर एक्सप्लेन कर लेते हैं कि एक डीलिंग रेंज के अंदर हमारे पास दो मेन पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट होते हैं। पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट या इस डेफिनेशन के ऊपर ऑर्डर ब्लॉक जो है वो बेशुमार भी अक्सर बन जाते हैं, आपके पास दो से ज्यादा भी बन जाते हैं। लेकिन दो मेजर पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट को हम अपने पास मार्क करेंगे और हम एक्सपेक्ट करेंगे कि मार्केट हमें उन लेवल्स के ऊपर से रिएक्शन देगी। ठीक है, तो अभी तक हमने क्या डिस्कस किया? हमने डिस्कस ये किया है कि डीलिंग रेंज में ऑर्डर ब्लॉक बनने के लिए दो रूल्स चाहिए। पहला रूल है हमारे पास टारगेटिंग ऑफ लिक्विडिटी, और सेकंड रूल है हमारे पास अवेलेबिलिटी ऑफ फेयर वैल्यू गैप। इस डेफिनेशन, इस रूल के ऊपर हमने जितने भी ऑर्डर ब्लॉक्स हमारे पास एक डीलिंग रेंज में बनेंगे हम सब मार्क कर लेंगे। लेकिन उसमें से जो इंड्यूसमेंट के फौरन बाद एरिया के अंदर जो हमारे पास ऑर्डर ब्लॉक पाया जाएगा उसको कहा जाता है डिसीजनल ऑर्डर ब्लॉक। उसको हम शॉर्ट फॉर्म डीओबी अपने पास नोट करते हैं। और जो डीलिंग रेंज के बिल्कुल लास्ट लेवल के ऊपर जो पाया जाएगा ऑर्डर ब्लॉक उसको कहा जाता है एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक। अब डिसीजनल ऑर्डर ब्लॉक और एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक के बीच में भी अक्सर कई सारे ऑर्डर ब्लॉक्स आपको देखने को मिलेंगे जो कि ऑर्डर ब्लॉक की रूल्स को पूरी तरह से फॉलो कर रहे होंगे। मतलब कि लिक्विडिटी भी
टारगेट हुई भी आपको नजर आ जाएगी और फेयर वैल्यू गैप की अवेलेबिलिटी भी आपको नजर आ जाएगी, ठीक है। लेकिन उनको हम डिसीजनल या एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक मार्क नहीं करेंगे, हम उनको मार्क करेंगे एज स्मार्ट मनी ट्रैप्स, SMT। ये SMT डाइवर्जेंस नहीं है, ये स्मार्ट मनी ट्रैप है, ठीक है। तो हमारे पास एक डीलिंग रेंज के अंदर 3 चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं, डिसीजनल ऑर्डर ब्लॉक, एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक और स्मार्ट मनी ट्रैप्स। इन 3 चीजों के अलावा जो चौथी चीज इंपॉर्टेंट होती है वो होता है आपका ऑर्डर फ्लो, जो हम ऑलरेडी अपनी लास्ट डिस्कशन के अंदर समझ चुके हैं कि ऑर्डर फ्लो किस चीज को कहा जाता है। अब कई दफा डीलिंग रेंजेस बहुत बड़ी बड़ी आपके सामने बनेगी। इस वक्त जो आपके सामने डीलिंग रेंज जो बन रही है उसमें आपके सामने एक ही ऑर्डर फ्लो है और उस ऑर्डर फ्लो के अंदर एक ही ऑर्डर ब्लॉक है, लेकिन मार्केट इस ऑर्डर फ्लो एंड ऑर्डर ब्लॉक को टैप किए बगैर चली गई है, जो कि अक्सर ऐसा हो जाता है। उसकी वजह आपको डिफरेंट टाइम फ्रेम्स, दूसरे टाइम फ्रेम्स के ऊपर आपको उनके रिस्पॉन्स जो वो मिल जाएंगे कि मार्केट ऐसा क्यों करके गई है। अभी हम उस डिटेल में नहीं जाते, अभी हम सिर्फ इस कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करते हैं कि एक डीलिंग रेंज के अंदर ऑर्डर ब्लॉक को फाइंड करने के लिए, आइडेंटिफाई करने के लिए क्या रूल्स होते हैं, और जब आपका ऑर्डर ब्लॉक आइडेंटिफाई हो जाता है तो उसको लेबल क्या देना है आपने आपने उसको SMT देना है या डिसीजनल ऑर्डर ब्लॉक देना है या एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक देना है, ठीक है। यहां तक अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। और फरहान भाई कहते हैं सर क्वेश्चन ये है कि जो कैंडल लिक्विडिटी हंट करे और FVG भी बनाए तो इसके लिए सेम कैंडल का होना जरूरी है। आप ये कह रहे हैं कि मार्केट यहाँ पे जिस तरीके से यहाँ पे लिक्विडिटी हंट की और इस लिक्विडिटी हंट करने के बाद यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप आ गया, तो यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप इसके बाद नेक्स्ट कैंडल में बना है। आप कह रहे हैं कि लिक्विडिटी जो हंट कर रही है कैंडल, फेयर वैल्यू गैप भी वही बनाए। ये जरा मुझे कोई दिखा दें इस तरह की कोई एग्जांपल ताकि मुझे समझ में आ जाए। वो एक कैंडल तो 3 चाहिए होती है फेयर वैल्यू गैप को क्रिएट करने के लिए, एक कैंडल फेयर वैल्यू गैप कैसे बनाएगी? ये क्वेश्चन ये है कि वो तो क्यों नहीं बनाएंगे FVG के अकॉर्डिंग। हाँ भाई, आपकी आवाज तो आ रही है लेकिन वो समझ में नहीं आ रही। अस्सलाम वालेकुम हसन भाई, क्या हाल है? वालेकुम सलाम अफजल। हसन भाई, मुझे लग रहा है कि ये ना क्वेश्चन ये करना चाह रहे हैं कि जिस कैंडल ने लिक्विडिटी लिया ना और ऑर्डर ब्लॉक बना दिया, आपको पता है वो कभी ऐसे भी होता है कि उसी कैंडल के अंदर ना एक फेयर वैल्यू गैप भी आ जाता है। वो तो मतलब इसी ये कैंडल के फिर फरहान भाई खुद अस्सलाम एक्सप्लेन वालेकुम कर सर। लेना तो फिर पता चल जाएगा ना वो क्या सोच रहे हैं। इस टाइम सर होंडा में 5 मिनट टाइम फ्रेम में सर एक कैंडल बनी है, इससे वो एक्सप्लेन कर सकते हैं। अभी बनी है? हाँ जी बनी है सर, उसमें उसने लिफ्टी ली हुई है और आगे की कैंडल में फेयर वैल्यू गैप है सर। फाइव मिनट टाइम फ्रेम। सर ये बॉटम में देखें ग्रीन कैंडल इसने लिफ्टी ली है। ठीक है, नहीं नहीं, ये नहीं, ऊपर 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 सर, ये स्टार्टिंग में सर, अभी जो लास्ट स्विंग है ना बॉटम में, लास्ट स्विंग ये वाली, हाँ ये ग्रीन और ये वाली। हाँ जी ये वाली। हाँ जी, ये ग्रीन कैंडल रहता है ऑर्डर ब्लॉक होगी और ऊपर फेयर वैल्यू गैप है। और अगर हम प्रीवियस देखें तो BPR भी बन रहा है सर। नहीं नहीं नहीं, ये देखें, ये ना इस कैंडल के अंदर मसला ये है कि जो ग्रीन कैंडल है ना ये इनसाइड, अच्छा ये ऑर्डर ब्लॉक से ना डेफिनेशन हम
और एग्जाम्पल्स जो है ना वो बेशुमार डिस्कस करेंगे, आपको पता ठीक चलेगा सर। ऑर्डर ब्लॉक किसको कहते हैं। वो एक नहीं है, ऐसा नहीं कि हमने एक दफा डिस्कस किया और बस छोड़ दिया उसको। अब यहाँ पे देखेंगे ये ठीक। वाली बेसिकली मेजर कैंडल है आपकी, और इसके अंदर ग्रीन कैंडल इनसाइड है। अब इस रेड बिल्कुल। कैंडल के बाद हमारे पास ये फेयर वैल्यू गैप नजर आ रहा है, ठीक है। तो मेरे लिए ऑर्डर ब्लॉक जो है ना वो ये वाली कैंडल है, ये ग्रीन कैंडल नहीं है, हाँ अंडरस्टैंड। ठीक है। मती भाई समझ में आ गई? समझ आई सर, ठीक सर। तो जो मेजर कैंडल है ना, देखें हमने जी जी। सबसे पहले जो करेक्टिव मूव्स के अंदर और पुल बैक्स के अंदर जब इनसाइड कैंडल्स डिस्कस की थी, तो उसमें हमने देखा था कि जो कैंडल जिसका हाईएस्ट हाई या लोएस्ट लो होता है ना, कंट्रोल हमेशा उसी के पास होता है। इनसाइड कैंडल्स बिल्कुल बेशुमार सर। बनती रहती हैं लेकिन उनका कोई कंट्रोल नहीं होता उनके पास। अब यहाँ पे ये ग्रीन कैंडल ठीक सर। इनसाइड कैंडल है इस रेड कैंडल के, इसका लो जी सर। बेशक जो लोएस्ट लो है वो इस रेड कैंडल का है, ग्रीन का नहीं है। ठीक ठीक इसको ठीक। अगर आप क्लोजली देखें ना तो ये देखें ग्रीन का जो लो है ना वो रेड के ऊपर है, ये देखें। सर ओंडा में तो ये बिल्कुल वो ग्रीन का नीचे आया हुआ। कोई बात नहीं, मेरे पास पेपर स्टोन में ये है ना, तो पेपर स्टोन की अगर मैं हाँ जी मार्किंग सर। कर रहा हूं तो मैं जिन रूल्स को फॉलो करूंगा वो यही है कि जिस कैंडल में ठीक सर। कंट्रोल है वो आपका ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है। ठीक तो सर। ये यहाँ पे मेरा ऑर्डर ब्लॉक ये है, ये पूरा रेड ठीक कैंडल सर। मेरा ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है, क्योंकि इसने लिक्विडिटी ले ठीक ली सर। और उसके बाद मुझे ठीक फेवरेबल सर। गैप भी मिल गया यहाँ पे, ठीक सर। ठीक है। ओके। फरहान भी क्या कहते हैं, बस समझ गया सर। तो ऑर्डर ब्लॉक्स इंशाल्लाह हम बहुत डिस्कस करेंगे क्योंकि हमारा मेजर पीओ आया है, तो वो बहुत ज़्यादा डिस्कस होगा, उसकी परेशानी वाली बात नहीं है। अच्छा, तो यहाँ पर अब हमारे पास ये डीलिंग रेंज आ गई जिसके अंदर मैंने देख लिया कि ये ऑर्डर ब्लॉक था, ये ऑर्डर फ्लो था। अब इसे ज़रा पीछे आ जाते हैं। यहाँ पे हमने देखा था कि हमारे पास ये हाई था और ये लो था, और हमारे पास ये इंड्यूसमेंट लेवल था, यहाँ पे हमारे पास आ गया था ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, और ये था हमारे पास चेंज ऑफ कैरेक्टर, और मार्केट ने यहाँ पे इंड्यूसमेंट के नीचे ट्रेड कर लिया था। तो अब हमारे पास जो डीलिंग रेंज थी वो ये कंप्लीट डीलिंग रेंज थी। इसके अंदर हम ऑर्डर ब्लॉक्स देख लेते हैं कितने थे। तो आप ये देखिए कि हमारे पास ये कैंडल है इसने लिक्विडिटी टारगेट करने के बाद हमारे पास फेयर वैल्यू गैप दिया। तो सबसे पहले हमारे पास जो रूल्स हैं दोनों वो यहाँ पे पूरे हो रहे हैं, यहाँ पूरे हो रहे हैं हमारे पास रूल्स। और इसके अलावा हमारे पास रूल पूरा हो रहा है यहाँ पे, लेकिन हमने ये देखा कि ये वाला जो ऑर्डर ब्लॉक है ये ऑलरेडी मार्केट इसको टैप करके गई हुई है। तो ये ऑर्डर ब्लॉक ज़रूर था लेकिन डीलिंग रेंज के बनने से पहले ही ये टैप हो चुका है, तो इसको हम मार्क नहीं करेंगे। उसके बाद हमने देखा कि हमारे पास ये एक
ऑर्डर ब्लॉक है, इस मेजर कैंडल की लिक्विडिटी इसने पर्च की है और उसके बाद हमारे पास ये फेयर वैल्यू गैप भी आया है, ये ऑर्डर ब्लॉक है। उसके बाद हमारे पास लोवेस्ट लो वाली कैंडल ये है और ये तो सब मिटिगेटेड है, यहाँ पे हमारे पास कोई भी फेयर वैल्यू गैप हमें नज़र नहीं आ रहा। लास्ट कैंडल यहाँ पे ये लिक्विडिटी वाली है जो कि यहाँ पे मिटिगेट हो चुकी है। अब ये वाली कैंडल इनसाइड कैंडल है, इसके बाद फेयर वैल्यू गैप तो है लेकिन इसने लिक्विडिटी हटने की भी और ये है भी इनसाइड, तो इसका कोई इसमें अमल दखल नहीं है। और उसके बाद अगर आप लास्ट ये वाली कैंडल देख लें तो इसने लिक्विडिटी पर्च की है और उसके बाद फेयर वैल्यू गैप भी है, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए हमारे पास कितने आ गए पोटेंशियल एरियाज पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट। हमारे पास ये एरिया आ गया डिसिजनल, ऑर्डर ब्लॉक, ये हमारे पास SMT SMT और ये आ गया हमारे पास एक्सट्रीम ऑर्डर मॉडल। ब्लॉक, ठीक है। इसी तरीके से अब आपने ऑलरेडी अपने पास जो डीलिंग रेंजेस हैं वो मार्क की हुई हैं। यस इन डीलिंग रेंजेस के अंदर अब आपका काम ये है कि आपने डिसिजनल ऑर्डर ब्लॉक्स, एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक्स और स्मार्ट मनी ट्रैप्स, ये वाले एरियाज को आपने मार्क करना है और उसके बाद आपने ये जो प्रैक्टिस है ये आपने डेली टाइम फ्रेम और H4 टाइम फ्रेम, इन दो टाइम फ्रेम्स के ऊपर आपने करनी है, अभी H1 पे नहीं जाना, ठीक है। ठीक और सर, ये लेक्चर तो लोड कर दीजिएगा सर, आनी है तो नोट्स बनाने होते मुश्किल हो जाती। जी जी ठीक है। अच्छा, आपने एक चीज और करनी है कि जब H4 और डेली टाइम फ्रेम के ऊपर आप इन लेवल्स को मार्क कर लेंगे तो उसके बाद आपने वो वाले ऑर्डर ब्लॉक्स को स्पेशली तौर पे मार्क करना है जो कि आपको इस ऑर्डर फ्लो में या इस चार्ट में रिस्पेक्ट होते नजर आ रहे हैं या डिसरिस्पेक्ट होते नजर आ रहे हैं। मतलब कि आपने देखा कि एक डिसीजनल ऑर्डर ब्लॉक तो बन गया है पर मार्केट ने उसको वॉयलेट कर दिया है, ठीक है। मार्केट ने उसकी रिस्पेक्ट नहीं की, उसको एज अ सपोर्ट ट्रीट नहीं किया। वो आपने अलहदा से अपने पास स्पेशली मार्क करके नोट्स में तारीखें लिखे उनकी या जिस तरीके से भी लिखे, वो आपके पास सेपरेटली मार्क हुए में होने चाहिए, ठीक है। और जो रिस्पेक्ट हो रहे हैं और जो डिसरिस्पेक्ट हो रहे हैं, ठीक है। जिनके ऊपर तो प्राइसेस आई नहीं है, ये तो ना ही रिस्पेक्ट हुआ है ना ही डिसरिस्पेक्ट हुआ, ये तो यूज ही नहीं हुआ ना। ये तो देखिए, ये तो यूज ही नहीं हुआ। जो यूज नहीं हुआ मैं उनकी बात नहीं कर रहा, जो रिस्पेक्ट हुए हैं और जो डिसरिस्पेक्ट हुए हैं, ठीक है। यानी कि जो असल में मार्केट ने उन लेवल्स पे ट्रेड किया है उनकी बात कर रहा हूँ। अब जिस तरह ये देखें, ये वाला भी हमारे पास ऑर्डर ब्लॉक तो है पर मार्केट ने इस लेवल तक ट्रेड ही नहीं किया, ठीक है। तो ये मार्क कर ले, ठीक है, पर इनको कोई स्पेशल मार्किंग आपने नहीं देनी। स्पेशल मार्किंग आपने उनको देनी है जो कि रिस्पेक्ट हुए हैं या डिसरिस्पेक्ट हुए, ठीक है। उनको आप अलहदा से मार्क करेंगे तो बेसिकली हम इन ऑर्डर ब्लॉक्स को इवेंचुअली कन्वर्ट करेंगे हाई प्रोबेबिलिटी या सुपर ऑर्डर ब्लॉक्स के अंदर। तो आपको उनको समझने में बहुत आसानी हो जाएगी कि आम ऑर्डर ब्लॉक के अंदर जो एक डीलिंग रेंज के अंदर सिर्फ ये दो रूल्स देख के बन जाता है, इसमें और एक हाई प्रोबेबिलिटी और सुपर ऑर्डर ब्लॉक के अंदर क्या फर्क है, तो वो हम अभी से ये आदत डाल लेते हैं। तो आप इनको मार्क करेंगे अलहदा से जो कि रिस्पेक्ट और डिसरिस्पेक्ट हो रहे हैं, तो इंशाल्लाह आपको आइंदा इनको आइडेंटिफाई करने में बहुत आसानी होगी, ठीक है। यहाँ तक जी कोई सर, बेहतर क्वेश्चन होगा। है तो बता दें। मिस आयशा, मिस फरवा, आप भी मैसेज टाइप कर दें अगर आपको ये कॉन्सेप्ट यहाँ तक
समझ में आ गया तो, या अगर आपको पहले से पता था तो लिख दें कि पहले ही से पता था। जी ठीक है उधर भाई, ठीक है मिस फरवा। राहिल भाई कोई क्वेश्चन है आपका? हमीद भाई, राहिल भाई, इमरान भाई। अस्सलाम वालेकुम। वो जो सर आपका आवाज आ रही? जी जी बिल्कुल आ रही है। सर मैं ये पूछ रहा था, वो जो हमारा जो पुराना स्ट्रक्चर था जिसको हम पढ़ते थे कि कोई ऑर्डर ब्लॉक जो है वो वैलिड है जहाँ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होगा, वो तो फिर हम यहाँ से भूल जाएंगे ना, जीरो से शुरू का। नहीं, आप क्यों भूल जाएंगे? देखें, जब मार्केट ने ऑलरेडी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर यहाँ पे किया था ना, ये जब किया था जी इसने जी जी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करने के बाद जब ये नई डीलिंग रेंज बनी थी, मार्केट इंड्यूसमेंट लेवल से नीचे ट्रेड कर गई थी यहाँ पे, तो हमारे पास ये डीलिंग रेंज बन गई थी। तो इस ये डीलिंग रेंज तो बनी ही तब है जब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ हुआ है। बिल्कुल। तो जब ये स्ट्रक्चर ब्रेक ऑलरेडी हुआ हुआ है, तो अब हम इस डीलिंग रेंज के अंदर देखना चाह रहे हैं कि पोटेंशियल एरिया कौन सा है जहां से मार्केट अपना ट्रेंड कंटिन्यू कर सकती है बुलिश। ठीक है, तो जो आपने पहले से डेफिनेशन पढ़ी हुई थी कि ऑर्डर ब्लॉक के लिए स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ होना जरूरी है, वो बिल्कुल ठीक डेफिनेशन थी। यहाँ पे मैंने अलहदा से इसलिए नहीं बताया कि मैं सोच रहा था शायद कॉमन सेंस आपको समझ में आ जाएगा कि डीलिंग रेंज में तो ऑलरेडी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ हुआ है। तो अब ये जो भी ऑर्डर ब्लॉक्स हैं, इन्होंने स्ट्रक्चर ब्रेक किए हुए हैं। ठीक है, समझ में आ गई आपको? जहां तक मैं समझा तो हमारे साथ इंड्यूसमेंट है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है, चेंज ऑफ स्ट्रक्चर, ये हमारे पास डीलिंग रेंज बना कर दे देता है। उस डीलिंग रेंज के अंदर फिर हम ऑर्डर ब्लॉक ट्रेस करते हैं। ऑर्डर ब्लॉक्स को ट्रेस करने के लिए हमारे पास दो चीजें देखनी पड़ती हैं, लिक्विडिटी हंट और फेयर वैल्यू गैप। जी मैं करेक्ट? जी बिल्कुल, ये करेक्ट, एब्सोल्युटली करेक्ट। थैंक यू सर। ठीक है, इस वन को रिपीट कर दूं। ओके मिस आयशा, जो डिसीजनल ऑर्डर ब्लॉक है ना हमारी डीलिंग रेंज के अंदर, ये देखें, ये डीलिंग रेंज है ना, मैं ग्रे एरिया से मार्क कर दी है। इस हाई से लेके इस लो तक हमारे पास ये डीलिंग रेंज है। जब मार्केट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर से ऊपर दोबारा ट्रेड कर गई और दोबारा इंड्यूसमेंट के नीचे ट्रेड कर गई, तो फिर ये एक नई डीलिंग रेंज क्रिएट हो गई थी, ये वाली इस हाई से लेके इस लो तक। तो किसी भी एक डीलिंग रेंज में इंड्यूसमेंट लेवल के फौरन बाद जो पहला ऑर्डर ब्लॉक बनता है, जो उन दोनों रूल्स को फॉलो कर रहा हो, उसको डिसीजनल ऑर्डर ब्लॉक कहते हैं। और इस डीलिंग रेंज की जो एंड पे बनता है उसको एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक कहते हैं। रूल्स दोनों ही फॉलो होनी चाहिए कि लिक्विडिटी हंटिंग के बाद फेयर वैल्यू गैप की अवेलेबिलिटी जरूरी है। और डिसीजनल एंड एक्सट्रीम के बीच में बेशक 150 बन जाए, दोनों रूल्स को फॉलो कर रहे हो, उनको स्मार्ट मनी ट्रैप कहा जाएगा। ठीक है, अभी आप इनको अपनी डीलिंग रेंज में आइडेंटिफाई करके मार्क करना सीख जाएं। बाकी फिर इंशाल्लाह इनके ऊपर फर्दर हम देखेंगे कि एसएमटीज कैसा रिस्पॉन्ड करते हैं, कैसा बिहेव करते हैं, और एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक कैसा रिस्पॉन्ड करते हैं, बिहेव करते हैं, और डिसीजनल कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं। ठीक है, तो इनकी प्लेसमेंट ये है। डीलिंग रेंज के अंदर जो इंड्यूसमेंट के फौरन बाद बनेगा वो डिसीजनल ऑर्डर ब्लॉक होगा, और जो डीलिंग रेंज के एंड पे बनेगा वो एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक होगा। और इन डिसीजनल एंड एक्सट्रीम के बीच में जितने भी बनेंगे वो स्मार्ट मनी ट्रैप कहलाएंगे। और ये चीज़ इन्होंने रखी कि ज़रूरी नहीं है कि एक डीलिंग रेंज के अंदर डिसीजनल, एक्सट्रीम, स्मार्ट मनी ट्रैप सारा ही होना चाहिए, ये ज़रूरी नहीं है। जैसे कि ऊपर ही की डीलिंग रेंज में देख लें कि हमारे पास इंड्यूसमेंट के बाद हमें एक ही ऑर्डर ब्लॉक मिला है। ठीक है, तो ये ज़रूरी नहीं है। हर दफ़ा ये भी ज़रूरी नहीं होता कि डिसीजनल एंड एक्सट्रीम के बीच में हमें एसएमटी, स्मार्ट मनी ट्रैप्स मिल जाए, ऐसा भी नहीं है। कई दफ़ा नहीं बनते, डिसीजनल और एक्सट्रीम ही होता है बस।
कई दफ़ा बहुत ज़्यादा बन जाते हैं, तो पॉसिबिलिटीज़ हैं काफ़ी सारी। अब यहाँ पे देखिए कि ये हमारे पास इंड्यूसमेंट लेवल था, जब मार्केट इंड्यूसमेंट लेवल से नीचे ट्रेड कर गई थी। तो इंड्यूसमेंट लेवल से नीचे ट्रेड करने के बाद हमारे पास ये लिक्विडिटी हंट है, और उसके बाद ये ऊपर फेयर वैल्यू गैप भी है। हमारे पास ये था डिसीजनल एरिया, ठीक है, ये हमारे पास डिसीजनल एरिया था। उसके बाद अब देखें तो ये भी लिक्विडिटी हंटिंग है और इसके ऊपर भी फेयर वैल्यू गैप है। अभी हमें नहीं पता कि ये एक्सट्रीम एरिया है या नहीं है। गालिबन ये एक्सट्रीम एरिया नहीं है, क्योंकि ये तो पुल बैक है। तो हमारा एक्सट्रीम एरिया जो है वो बनता है, इधर बनता है शायद। ठीक है, तो अब ये देखें, ये काफी बड़ी डीलिंग रेंज हो गई है ना। देखें, ये भी पुल बैक था, पुल बैक के नीचे ट्रेड नहीं हुआ, ये भी पुल बैक है, ये भी पुल बैक है। और कौन से पुल बैक के नीचे मार्केट ने ट्रेड किया हुआ है? ये वाला पुल बैक। पुल बैक ये बना, मार्केट ऊपर गई, कंप्लीट हो गया, नीचे ट्रेड करके इंड्यूसमेंट, ये लोअर लो, यहाँ पे हाई शिफ्ट हो गया, यहाँ पे क्लोज हो गया, और उसके बाद कोई पुल बैक नहीं हुआ, तो हमारे पास ये था लो। ठीक है, अब ये बहुत बड़ी डीलिंग रेंज है ये वाली। ठीक है, इस डीलिंग रेंज में अगर आप देखें तो हमारे पास डिसीजनल कहाँ पड़ा है? ये पड़ा है। और एक्सट्रीम कहाँ पड़ा है? एक्सट्रीम आप इस रेंज में देखें, ये पड़ा है एक्सट्रीम। अब ये वाली कैंडल ने लिक्विडिटी के बाद फेयर वाली गैप दिया, पर ये वाली कैंडल इटसेल्फ इसके अंदर इनसाइड कैंडल है, तो हम इसको नहीं मानते। ठीक है, तो ये पड़ा एक्सट्रीम हमारे पास। यहाँ पे देख लो, यहाँ पे नहीं, ये पड़ा, ये भी है, ये देखिए, ये ग्रीन कैंडल जिसने इस प्रीवियस कैंडल के लो के नीचे ट्रेड किया है, मतलब कि लिक्विडिटी हो गई हंट। और इस कैंडल के हाईएस्ट वैल्यू के बाद हमारे पास यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप भी है, तो हमारे पास ये बन गया एक्सट्रीम आउटपुट। ठीक है, तो उस हिसाब से फिर ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा स्मार्ट मनी ट्रैप। ठीक है, सही है। सर अगर बनी है वन ऑर्डर ब्लॉक, तो कौन सा होगा? डीओबी या एसएमटी, या उसको मार्क कर? जी एक बना है तो बस आप उसको मार्क कर देंगे, नाम उसको जो मर्जी दे दें, आप बेशक उसको पप्पू कह दें, ऑर्डर ब्लॉक वो बन गया है। अगर जब वो मल्टीपल ऑर्डर ब्लॉक्स होते हैं ना हमारे पास डीलिंग रेंज के अंदर, तो हम उसमें फर्स्ट को डिसीजनल ऑर्डर ब्लॉक, लास्ट वाले को एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक, और जो उसके बीच में जितने भी ऑर्डर ब्लॉक्स होते हैं उनको एसएमटी कहते हैं। अब एक डीलिंग रेंज के अंदर ऑर्डर ब्लॉक एक ही है, ठीक है। अब आप इसको बेशक डिसीजनल कहें, बेशक एक्सट्रीम कहें, ठीक है, कोई मसला नहीं, वो एक ही ऑर्डर ब्लॉक है, नाम कुछ भी रख लें आप, नाम का कोई फायदा नुकसान नहीं है, जो मर्जी नाम बोल दें इसको। नाम ने क्या रखा?
साहब आपकी आवाज आ रही है, म्यूट कर लें। हसन भाई सुबह कितने बजे आ रहे हैं? मैं सुबह आया था, आज आप नहीं थे। साहब सेशन के बाद डिस्कस करते हैं। मैं जरा जा रहा हूँ फिर, तो इंशाल्लाह सुबह होती है। व्हाट्सएप पे कर देना। ओके, अल्लाह हाफिज़। अच्छा भाई, यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो बताएं। एनी क्वेश्चंस? अगर क्वेश्चन नहीं है तो बस डेली टाइम फ्रेम और ऑल क्लियर सर। ओके, डेली टाइम फ्रेम एंड H4 टाइम फ्रेम के ऊपर आपने डीलिंग रेंजेस जो ऑलरेडी मार्क की हुई हैं उनके ऊपर आपने डिसीजनल ऑर्डर ब्लॉक्स एंड एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक्स एंड SMT स्मार्ट मनी ट्रैप्स, इनको आपने मार्क करना है। और जो मैंने आपको इंस्ट्रक्शंस दिए हैं कि वो वाले ऑर्डर ब्लॉक्स जो रिस्पेक्ट एंड डिसरिस्पेक्ट हो रहे हैं उनके ऊपर आपने अलहदा से खास मार्किंग करनी है, उनकी डिफरेंट कलर दे दीजिएगा या उनको नोट कर लीजिएगा कि ये वाला ऑर्डर ब्लॉक था, डिसरिस्पेक्ट हुआ था, ताकि हम फर्दर इन ये रिस्पेक्ट और डिसरिस्पेक्ट जो है ये थोड़ा सा सिंप्लीफाई करा कर देने, और ये ऑर्डर ब्लॉक ये इंड्यूसमेंट की इमीडिएट बाद जो बनता है उसे हम डिसीजनल ऑर्डर ब्लॉक बोलते हैं। ये इस एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक जो आपने बताया उसकी यानी कि वो एग्जिस्टेंस कहाँ पर होती है, मार्किंग तो की है लेकिन मुझे थोड़ी समझ नहीं आई सर। देखिए ये डीलिंग रेंज है ना वो इमरान कहाँ भाई, पर बनता ये डीलिंग है? जी रेंज तो सर। आपको पता है ना, उसमें तो कोई मसला नहीं है ना। नहीं उसमें क्लियर हाई है। से लेके लो के बीच में जो भी रेंज होती है उसको डीलिंग रेंज कहते हैं। क्लियर। इस डीलिंग रेंज के अंदर जब मार्केट इंड्यूसमेंट लेवल से नीचे ट्रेड करती है तो जो फर्स्ट ऑर्डर ब्लॉक एरिया आता है ना उसको कहा जाता है डिसीजनल ऑर्डर ब्लॉक एरिया, और क्लियर। इस डीलिंग रेंज के एंड के ऊपर जो ऑर्डर ब्लॉक आता है उसको कहा जाता है एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक एरिया। और डिसीजनल और एक्सट्रीम जब आप मार्क कर लेते हैं उसके बीच में कोई भी आपको ऑर्डर ब्लॉक नजर आता है उसको हम स्मार्ट मनी ट्रैप का नाम देते हैं। रिस्पेक्ट और डिसरिस्पेक्ट वो मुझे समझ नहीं आई, यानी कि आपने थोड़ा सा बताया लेकिन मुझे रिस्पेक्ट का मतलब क्लियर ये है नहीं कि हम ये डीलिंग रेंजेस के अंदर ऑर्डर ब्लॉक्स मार्क करने का हमारा एक मकसद है ना कि मार्केट इस डीलिंग रेंज के इस ऑर्डर ब्लॉक में आए तो हम यहाँ से इसको एक्सपेक्ट करेंगे कि ये बुलिश हो सकती है। अगर इस डिसीजनल ऑर्डर ब्लॉक से बुलिश नहीं हो रही तो फिर हम एक्सपेक्ट करेंगे कि वो एक्सट्रीम पे आएगी और यहाँ से बुलिश होगी। ठीक है, ओके। तो क्योंकि इफ इट्स मार्केट रिस्पेक्टेड सो इट विल गो हाई। जी जी, जब इस एरिया से वो सपोर्ट लेगी ना तो हम उसको कहते हैं कि ये एरिया रिस्पेक्ट हो रहा है, ओके सर। वॉयलेट नहीं हो रहा। जी सर। ठीक है, तो इसको कहते हैं रिस्पेक्ट। और डिसरिस्पेक्टेड का क्या मतलब है? डिसीजनल ऑर्डर ब्लॉक से अगर मार्केट बुलिश हो रही है तो हम कह रहे हैं ये रिस्पेक्टेड एरिया है, लेकिन अगर मार्केट इस डिसीजनल ऑर्डर ब्लॉक के नीचे आ गई है तो हम क्या कहेंगे कि ये डिसरिस्पेक्टेड एरिया ना, इसको सपोर्ट करना चाहिए था प्राइस को टुवर्ड्स द अपसाइड, पर इसने नहीं किया, सपोर्ट नहीं कर रहा ये एरिया, तो इसको कहेंगे डिसरिस्पेक्टेड एरिया। क्लियर है अभी सर। ठीक है, यस सर बिल्कुल क्लियर है। चलिए आप अपनी असाइनमेंट को कंप्लीट कीजिएगा और इंशाल्लाह फर्दर फिर यहीं से अपना नेक्स्ट डिस्कशन जो यहीं से कंटिन्यू करेंगे इंशाल्लाह ताला। और आपकी जो वीडियो है वो इंशाल्लाह कल अपलोड हो जाएगी चैनल पे। ऑर्डर फ्लो एंड ऑर्डर ब्लॉक दोनों के हवाले से जो वीडियोस हैं इंशाल्लाह दोनों अपलोड हो जाएंगी। ठीक है, ओके सर। यस सर क्लियर है सर। चलो ख्याल रखिएगा जी, इंशाल्लाह मुलाकात होती है परसों। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू वेरी मच सर। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। उम्मीद है इस वीडियो से आपको ऑर्डर ब्लॉक की आइडेंटिफिकेशन और ऑर्डर ब्लॉक की मार्किंग
आपको कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। इंशाल्लाह मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।